Hello everyone and welcome to my channel Miracle Learning. So the big day is finally tomorrow. कल एग्जाम है नेट का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एंड दिस वाज अ वेरी रिक्वेस्टेड वीडियो कि जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट्स हैं उनके प्रोविजंस को हम कैसे याद कर सकते हैं, राइट। सो आई थॉट कि क्यों ना भी एग्जाम से पहले आपको थोड़ी सी टिप दे दी जाए, जिससे अगर आपको कम से कम याद ना हो, पूरा मेमोराइज ना कर पाए, तो आप क्वेश्चन करते वक्त इनको देख पाए कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो क्वेश्चन 73rd या 74th अमेंडमेंट एक्ट का है या फिर 11th या 12th शेड्यूल का है। सो हर बार ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है, सो दिस कैन फेच यू 2 to 4 मार्क्स और मे बी 6 मार्क्स इवन। कई बार 3 3 क्वेश्चंस भी आए हैं, 11 से भी शेड्यूल से पूछा है, 12 शेड्यूल से पूछा है और मैच द फॉलोइंग में आर्टिकल्स भी पूछे हुए हैं। सो आई रियली होप कि जो टिप है, टेक्निक है बेसिकली, ये आपका हेल्प करे। सो इन दिस वीडियो हम डिटेल में प्रोविजंस नहीं देखेंगे कि प्रोविजंस में क्या दिया हुआ है, हम उसको डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि रिमेंबर कैसे कर सकते हैं। ये एग्जाम में अगर आ गया तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा आर्टिकल कौन सा है, with special reference to 73rd and 74th amendment acts, right? This is a technique है ये एक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। So the first part is how to remember the provisions of the act. Now 73rd अमेंडमेंट एक्ट है और एक 74th अमेंडमेंट एक्ट है। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, उसके मैंने प्रोविजंस इस टेबल में यहाँ पे दे रखे हैं, यू कैन सी। ओके, तो अब यहाँ पे एक छुप गया है। सबसे पहले है आर्टिकल 243 और उसको मैंने नंबर किया है 0 से, एंड दैट इज डेफिनेशन। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहले डेफिनेशंस दी हुई हैं। डेफिनेशंस किसकी दी हुई हैं? जो भी इन आर्टिकल्स हैं आगे आने वाले, उसके अंदर जो मेन मेन टर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पंचायत का मतलब क्या होगा, जिला परिषद का मतलब क्या होगा, ग्राम सभा का मतलब क्या होगा, स्टेट का मतलब क्या होगा। तो ये 6 to 7 डेफिनेशंस हैं विच आर कवर्ड इन आर्टिकल 243। इसको मैंने नंबरिंग 0 दी है। 0 क्यों दी है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ये अल्फाबेट्स हैं, स्टूडेंट्स इनको रिलेट करते हैं नंबर के साथ कि अच्छा 5वें नंबर पे ये वाला था, ठीक है। तो अगर हम जो काउंटिंग है वो शुरू करेंगे आर्टिकल 243 से, तो आपका मिसमैच हो जाएगा। तो ये जो काउंटिंग है और अल्फाबेट्स है, इनको एक सिंक में रखने के लिए आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 0। तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले क्या है? डेफिनेशंस। उसके बाद टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? ये 16 है। पहले एक 0 हो गया प्लस 15, तो 16 आर्टिकल्स हैं इंक्लूडिंग डेफिनेशंस। हो गया जी। अब उसके बाद देखते हैं हमें कैसे याद करना है। तो ये हम एक सीक्वेंस बना लेंगे माइंड में। अब देखो, सबसे पहले आपने देख लिया डेफिनेशंस है और उसके बाद 243A है ग्राम सभा। ठीक है, कि ग्राम सभा होनी चाहिए, उसमें कौन होंगे? सारे के सारे जो आपके मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल रोल के अंदर, ठीक है, वो सारे होंगे। तो ये होगा आपका ग्राम सभा। अब उसके बाद क्या है? कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, रिजर्वेशन, ड्यूरेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। अब इतना देखते हैं। अब आप खुद बताइए कि अगर किसी चीज को हमने बनाया ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया है, तो क्या हम उसकी कॉम्पोजिशन बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन है? नहीं बता सकते। तो पहले कोई चीज बनेगी, उसके बाद हम उसकी कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। तो दिस इज ऑब्वियस कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, फिर कॉम्पोजिशन आएगा। अब कॉम्पोजिशन मतलब उस पंचायत में कौन कौन है। जब कौन कौन की बात करेंगे तो उसमें हम रिजर्वेशन की बात भी करेंगे। तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा? हमारा रिजर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया हमारा ग्राम सभा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, फिर कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, फिर रिजर्वेशन हो गया, और उससे पहले हमने डेफिनेशंस कर लिया था। उसके बाद आएगा ड्यूरी। अब ये जो हो गए, जो लोग हैं, रिजर्वेशन हो गई, कितने टाइम के लिए ये इनके पास ये पोजीशन है, कब तक के लिए? दैट इज ड्यूरेशन। तो ये 5 ईयर्स हमें पता होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5वां आर्टिकल 243E। ठीक है, उसके बाद आ गया, अब ये हो गया क्या? इनको हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो लास्ट में आता है डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये आर्टिकल्स आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब जब बन गया, उसकी कॉम्पोजिशन दे दी, कब तक के लिए है डिस्क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसकी पावर्स की। ठीक है, तो ऐसे आपने जो है सीक्वेंस बनानी है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब अपनी सीक्वेंस बनानी है। तो यहाँ तक आपको याद हो गया, एफ तक। उसके बाद है पावर्स है, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले हम नॉर्मल पावर्स की बात करेंगे, उसके बाद उनको फाइनेंशियल पावर्स भी दे दी। ठीक है, तो उसमें इम्पोज, टैक्सेस, कलेक्ट फंड्स, वो आ जाएगा। उसके बाद अब ये जो है, इनको फंड्स कितने देने हैं, नीचे कितने उनको मिलेंगे, उससे प्रिंसिपल सजेस्ट करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन आ जाएगा। और अब क्योंकि पावर्स दे दी हैं, तो उनका ऑडिट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत करेंगे। ठीक है, तो पहले जनरल पावर्स दी, उसके बाद हमने उनको फाइनेंशियल पावर दे दी, फिर उसके बाद हमने उनको स्टेट फाइनेंस कमीशन बना दिया, और उसके बाद हमने जो है स्टेट इलेक्शन सॉरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपके 10 तक हो गए। तो आपको ऐसे एकदम से याद, ऐसे कुछ कुछ नंबर्स आप याद रख सकते हैं कि 5वें पे था आपका ड्यूरेशन,
10th पे था आपका क्या, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। अब फाइनेंस कमीशन हो गया, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम इलेक्शन कमीशन की बात ना करें, तो 11th पे फिर इलेक्शन कमीशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। अब उसके बाद आप देखेंगे कि ये सारी हम स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के। अब क्या यूनियन टेरिटरीज में भी अप्लाई होंगी, तो उसके बाद आता है एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, मतलब स्टेट में तो ये है ही है, क्या ये यूटी में अप्लाई होंगी, तो वो आ गया। उसके बाद है, ये तो है यूटीज में अप्लाई होंगी, कहाँ ये अप्लाई नहीं होंगी, उसके बाद वो आ जाएगा, तो एम में आ गया, 243 एम में एरियाज केप्ट आउट। उसके बाद है कि ये हमारा पूरा का पूरा बन गया, सब कुछ बन गया। उसके बाद है कि जो अब पंचायत कहीं कहीं पर ऑलरेडी लॉज चल रहे हैं, तो जो वो लॉज हैं कब तक चलेंगे, और ये जो सारा एक्ट है वो कब से माना जाएगा, कब से वैलिड होगा, तो ये आ गया। और लास्ट में है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स। तो अगर आप ऐसे थोड़ी सी सीक्वेंस बना लेंगे कि पहले हमने डेफिनेशन कर ली, फिर ग्राम सभा, फिर कॉम्पोजिशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर रिजर्वेशन, उसके बाद ड्यूरेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, फिर हम पावर डिस्कस करते हैं, फाइनेंस कमीशन डिस्कस करते हैं, ऑडिट की बात करते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, फिर ये क्या किस पे अप्लाई होगा, किस पे अप्लाई नहीं होगा, फिर कंटिन्यूअस वैलिडिटी डेट क्या है, और उसके बाद हमारा बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स। अगर आपके माइंड में एक बार सीक्वेंस बन गई, तो जब मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक एबीसीडी तो आती है, आप देख पाएंगे पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है, और इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ सीक्वेंस। सिमिलरली आप इसको अप्लाई करेंगे इन 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, उसके अंदर ऑलमोस्ट सेम है। फर्क क्या है, यहाँ पे 16 आर्टिकल्स हैं टोटल, वहां पे 18 आर्टिकल्स हैं। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ डिफरेंस कहाँ पे है, कि अगर आप हमारा करेंगे 74th अगर आप करेंगे, तो उसमें है आपके 18 आर्टिकल्स। पहले तो वहां पे ग्राम सभा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसपैलिटी, कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनिसपैलिटी, उसके बाद वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वार्ड कमेटी आ जाएगा, तो इधर थोड़ा सा फर्क आएगा। और लास्ट में आपका एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी आ जाएगा यहाँ पर। बाकी सारी जो है सीक्वेंस सेम रहेगी, और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि वो जो होगा शुरू हो जाएगा 243 पी से लेकर, ठीक है, ओ के बाद पी आता है, तो 243 पी से वो है जो आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन जो है वो ऑलरेडी सारी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरीके से आप सीक्वेंस बनाकर इनको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, माइंड में आइडिया रख सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इट हैज ऑलवेज वर्क फॉर मी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, हाउ टू रिमेम्बर द आइटम्स ऑफ द इन द 11th एंड 12th शेड्यूल। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है हमारा ऐसे, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है, और सिंपल है बट गलत हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल लेके दे रही हूँ 12th शेड्यूल का, ठीक है। 12th शेड्यूल के आप कैसे कर सकते हैं। सो वी ऑल नो 12th शेड्यूल में कितने आइटम्स है, 18 फंक्शनल आइटम्स है, और 11th शेड्यूल में कितने हैं, 29 फंक्शनल आइटम्स। तो यहाँ पे मैंने आपको 12th शेड्यूल का फॉर एग्जाम्पल दिया। इसको आपने कैसे करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑड एलिमेंट्स। अभी हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। मतलब क्या है, आप एक बार अपनी बुक खोलिए जहाँ पे भी लिस्ट है, और उसके बाद देखिए उसको पढ़िए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी 12th शेड्यूल है, हमें पता है अर्बन से रिलेट करते हैं, इनको हम पढ़ते हैं। अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, फिर रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रोड्स एंड ब्रिजेज, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, फायर services, urban forestry, interests of weaker sections, slum improvement. Then next is urban poverty and alleviation, provision of urban amenities, promotion of cultural education interest, burial grounds, cattle ponds, prevention of cruelty to animals, vital statistics, public amenities and regulation। ऐसे आपने एक बार पढ़ लिया। अब इनमें से आपने ना ये देखना है कि कौन से आपको अजीब लग रहे हैं, आपको पता ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे देखा कैटल पॉन्ड्स, जस्ट अ मिनट, मैंने क्या देखा यहाँ पर, कैटल पॉन्ड्स। अब अगर मैंने ये पढ़ा नहीं होगा तो मुझे लगेगा कि कैटल पॉन्ड्स तो मेरा जो है वो पंचायती राज वाली लिस्ट में होना चाहिए, 11th शेड्यूल में होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली हो सकता है आपको कुछ और अलग लगे। अब किसी किसी को लगता है स्लम, हालांकि स्लम हमें पता है कि शहर में ही होते हैं। तो ऐसे आपको जो भी ऐसे एलिमेंट्स लगे, ऐसे फंक्शंस लगे जो आपके हिसाब से अजीब हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, और क्वेश्चन वहीं से आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूं, 11th शेड्यूल में है आपका लाइब्रेरीज, ठीक है। तो अब पेपर में देखकर लगता है लाइब्रेरीज तो क्या होगा, शहर में होगा, गांव में मुश्किल है, बट एक्चुअल में वो कहाँ है, 11th शेड्यूल में। तो सिमिलरली जो आपको अटपटी लग रहा है, जो आपके हिसाब से जो आपको शॉक कर रखी, अच्छा ये अर्बन में है, मेरे को लगा था ये रूरल में है, या फिर ये रूरल में है, आई थॉट इट विल बी इन
म्यूनिसिपल एरियाज, ठीक है, उन एलिमेंट्स को आप आइडेंटिफाई कर ले और उनको आप याद कर लें, एक बार नजर दे लें, उसके बाद पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिमिलरली सपोज फायर सर्विसेज है, ठीक है, तो फायर सर्विसेज किसी वो अपने, दैट्स व्हाई मैंने इसकी आपको कोई वो नहीं दिया, अपनी लिस्ट नहीं बनाई, क्यों किसी को लग सकता है कि ऑड है, किसी को हो सकता है कि लगे कि वो ऑड नहीं है। तो अपने हिसाब से आप अपने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन से आपको अजीब लग रहे हैं इस लिस्ट के अंदर, और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल आपने कैसे याद करने हैं और आर्टिकल्स कैसे याद करने हैं। सो आई रियली होप कि आपको इनसे हेल्प मिल होगी, फाइनल एग्जाम्स में आप आराम से ठंडे दिमाग से कर पाएंगे, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। और थोड़ी सी फाइनल टिप्स मेरी तरफ से, तो सबसे पहले रिलैक्स, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपने पढ़ाई की है तभी आप टेंशन ले रही हैं, और अगर पढ़ाई नहीं की है तो भी टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। ठंडे दिमाग से जाओ और पेपर करके आओ, ठीक है। काम माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑन द एडमिट कार्ड वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको चेकलिस्ट दी है कि आपको क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि कई बार जो होते हैं स्टूडेंट्स जो है पढ़ते नहीं है ध्यान से। सो नंबर 1 एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, और ये सेल्फ डिक्लेरेशन जो है आपके एडमिट कार्ड के नीचे ही दी हुई है, आपने पहले से उसको भर के लेके जाना है, अपना थंब इम्प्रेशन पहले से लगा के लेके जाना है, सिर्फ आपके सिग्नेचर्स वहां पे बाद में होंगे, बाकी सारा का सारा जो है फिल करके आपने लेके जाना है। प्लीज मेक श्योर यू फिल इट। देन ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, पेन अपना अपना लेके जाना है, ठीक है, वैसे प्रोवाइड करते हैं, आप कोविड है इस चक्कर में। सो ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, मतलब बीच में से आपका रिफिल दिखे वो, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी जो है ओपेक ना हो। उसके बाद एडिशनल फोटोग्राफ, और ये फोटोग्राफ वही होनी चाहिए जो आपने अपने फॉर्म में अप्लाई की है, जो आपके एडमिट कार्ड पे लगी हुई है। देन पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, अपना खुद का हैंड सैनिटाइजर लेके जाए, जो छोटी वाली बॉटल आती है 50 ml की। एंड पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, वाटर बॉटल भी आपको अपनी लेके जानी है, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी ओपेक, ठीक है, ऐसे स्टील वगैरह की ना हो कि अंदर से आपको जो है नहीं दिखेगा। सो दीज आर फ्यू टिप्स फ्रॉम माई साइड, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। ठंडे दिमाग से जाओ और पेपर करके आओ, आई एम श्योर दैट यू विल रॉक इन द एग्जाम, ओके। So all the very best, and after the exam you can send me your feedback on my email that will be provided in the description box, and stay tuned. Best wishes always.